देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। आप छात्र हो तो आज मैं बता रहा हूँ कि विद्यार्थी के क्या गुण होते हैं, उसको मद्देनज़र रखोगे तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बनोगे। कि काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागिणे विद्यार्थिन पंचम गुणा। विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं। कौवे की सी चेष्टा, बगुले का सा ध्यान और कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अल्पाहारी भी होना चाहिए, घर को छोड़ने वाला भी होना चाहिए। अगर ये गुण आप में आ गए तो आप एक कामयाब स्टूडेंट बनोगे। इसी के साथ ही आज हम हिंदी की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो मोटिवेशनल बात के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे कि धरती पे बैठ के क्या खाक आसमान देखता है। धरती पे बैठ के क्या खाक आसमान देखता है। पंखों में उड़ान भर, पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हिंदी की क्लास। और हमारा टॉपिक है हिंदी। हिंदी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, मातृभाषा नहीं है, ये हमारी राजभाषा है। मातृभाषा माँ की भाषा होती है और हमारी सबकी माताएं हिंदी नहीं बोलती है। मातृभाषा आंचलिक होती हैं। सुनो, जो पढ़ा रहा हूँ डिस्कस आप मत करो, पहले मेरी सुनो, फिर टॉपिक होने के बाद डिस्कस चलेगा। तो आप मातृभाषा बोल गए तब मैं बता रहा हूँ बीच में। भाषा हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और हमारे जो राजकीय कामकाज है वो हिंदी में किए गए। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा नहीं है। क्योंकि मातृभाषा होती है वो आंचलिक होती है, जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। तो हिंदी है भाषा। भाषा होती है अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा क्या होती है? अभिव्यक्ति का माध्यम, जिससे विचारों का आदान प्रदान किया जाए। चाहे अभिव्यक्ति वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे मौखिक अभिव्यक्ति हो, चाहे सांकेतिक अभिव्यक्ति हो, चाहे लिखित अभिव्यक्ति हो। अगर हम विचारों का आदान प्रदान बोलकर करेंगे तो ये मौखिक भाषा होगी। अगर हम विचारों का आदान प्रदान लिखकर करेंगे तो ये लिखित भाषा होगी। अगर हम विचारों का आदान प्रदान संकेत या इशारों के द्वारा, इंडिकेट के द्वारा करेंगे तो ये सांकेतिक भाषा होगी। अब भाषा कैसे बनती है? हमारी हिंदी भाषा है, इसकी शुद्धता के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण। व्याकरण क्या है उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। उस टॉपिक पर जाने के पहले, जिस मूल टॉपिक पर जाना चाहते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा। तो भाषा की शुद्धता के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? व्याकरण की। व्याकरण वह विद्या है जो भाषा की व्याक्रियता अर्थात विश्लेषण करती है, भाषा को शुद्ध बनाती है। अब हमारी हिंदी भाषा को शुद्ध बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हिंदी व्याकरण की जरूरत ही पड़ेगी। अब व्याकरण है वो हमारी भाषा को शुद्ध बनाएगी। और अब हमारी भाषा है वो किन से मिलकर बनती है? पहले तो हम व्याकरण के बारे में लिखेंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाई ऐसी विद्या जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है, वो क्या कहलाती है? व्याकरण। या वह विद्या
जो भाषा का विश्लेषण करे, जो भाषा का विश्लेषण करे वो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। अब हम चर्चा करेंगे भाषा कैसे बनती है, किन किन से बनती है। तो उनसे पहले हम 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, एक शब्द है ध्वनि, दूसरा शब्द है वर्ण, तीसरा शब्द है शब्द, पद, वाक्य, वाक्यांश और फिर वाक्य। इन 6 चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सब से मिलकर क्या बनती है? भाषा बनती है। ये चीज़ें मिलकर है वो किसका निर्माण करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है और वाक्य क्या होता है। क्योंकि अगर हम भाषा के बारे में जानेंगे तो भाषा के जानने से पहले भाषा के जो अंग होते हैं, जैसे शरीर है, मेरा पूरा शरीर है, पूरे शरीर में बारे में जानने से पहले हमें इस शरीर के प्रत्येक अंगों के बारे में जानना पड़ेगा और प्रत्येक अंग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद पूरे शरीर के बारे में हमें जान सकेंगे। तो भाषा के अंगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले चीज़ है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? वॉइस होती है, यह भाषा की लघुतम इकाई, भाषा की लघुतम सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई। और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ये तो उच्चारित है, जैसे जानवरों की भी ध्वनियाँ जैसे उच्चारित करते हैं ध्वनि, जैसे हम किसी धातु को किसी से डंडा मारा तो उसमें एक टन किसी आवाज़ आई तो वो क्या होगी? ध्वनि होगी। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण बोलते हैं जिसके पहले हमें वर्ण या अक्षर बोलते थे। तो ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। या वह ध्वनि जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सके, वह अखंडित ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सके, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। या वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण या अक्षर। या ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मैंने 3 वर्ण लिखे, क वर्ण, मैं वर्ण और ल वर्ण। ये 3 वर्णों से मिलकर क्या बन गया? कमल बन गया। कमल क्या है? शब्द। और शब्द की परिभाषा क्या हो गई? वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द भी वैसे अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसे मैंने कमल लिख दिया और मैंने ऐसे लिख दिया जैसे एक शब्द मैं, क, ले, ये भी एक शब्द 3 शब्द मिलके बन गया, मक्कल बन गया। मक्कल क्या होता है? इसका अर्थ निकल रह गया, वर्णों का समूह है तो ना। परंतु जहां वर्णों का सार्थक समूह निकलता है, जिसका अर्थ समझ में आए, उसको हम कहते हैं सार्थक शब्द। और जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो कमल क्या है? कि सार्थक शब्द। कमल शब्द है वो अपने आप में अधूरा है। क्यों? क्योंकि कमल का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता।
और शब्द को पूरा करने के लिए, अर्थ को समझने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? वाक्य का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? वाक्य का। जैसे मैंने लिखा, अब मैंने पूछा कमल क्या है, तो आप बता नहीं सकते हो कमल क्या है, क्योंकि कमल किसी का नाम भी हो सकता है, कमल फूल भी होता है। और मैंने लिख दिया कि कमल पड़ रहा है और कमल खिल रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कमल, एक कमल तो क्या है? फूल है, और एक कमल क्या है? क्या है? किसी का नाम। तो शब्द अधूरा होता है, शब्द को पूरा करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब है पद। पद क्या होता है, इसके बारे में बताओ, किसी को पता पद क्या होता है? जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, कमल पढ़ रहा है, और मैंने लिखा कमल खिल रहा है। अब इसमें हमें पता लग गया पढ़ने का काम कमल कर रहा है, ये तो कमल कौन है? किसी का नाम है, और ये फूल है, और इस कमल में हम बता नहीं सकते ये कमल कौन है। अब पद के बारे में बता रहा हूं कि जैसे ये कमल क्या है? एक शब्द है, और ये कमल क्या है? ये खिलना, ये रहा, ये क्या है? अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको अकेले को, जैसे इन सबको, जैसे कमल खिल रहा है, इसको तो हमने वाक्य कह दिया, परंतु मैंने इसके नीचे ये लाइन लगा दी और मैंने पूछा कि ये कमल क्या है? ये शब्द नहीं है, ये पद है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तब वो क्या बन जाता है? तब वह पद बन जाता है। तब वह पद कहलाता है। जब शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व है तो वो इतनी देर तो क्या है? शब्द। और जब उस शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वो क्या होता है? पद। और वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का अंश। जहां वाक्य के, जैसे एक वाक्य है उसमें क्रिया, कर्ता और क्रिया होती है, वो वाक्य कहलाता है। और वाक्यांश क्या होता है? उसका एक भाग, उसमें या तो क्रिया की अपूर्णता रहेगी या कोई कर्म की अपूर्णता रहेगी, तो वाक्यांश होता है वो वाक्य का अंश, पूर्ण वाक्य नहीं होता है। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का अंश। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा वसुदेव कुटुंबकम। मैंने क्या लिखा? वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही क्या है? एक संसार, एक परिवार है। कुटुंब माने क्या होता है? परिवार। तो वसुदेव कुटुंबकम क्या होगा? ये वाक्य का अंश है। इसको हम क्या बोलेंगे? वाक्यांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे मैंने लिख दिया पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, तो ये क्या हो गया? वाक्यांश, वाक्य का अंश। अब हमारा मूल टॉपिक है शब्द, क्योंकि ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है कि हिंदी क्या है, भाषा। भाषा की शुद्धता के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? व्याकरण की। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण वह विद्या जो भाषा का
विश्लेषण करे या भाषा को शुद्ध करे वो व्याकरण कहलाती है। और हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी के लिए, भाषा बनाने के लिए इनके विभिन्न अंगों की जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन से अंग हैं जो हिंदी भाषा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो मैंने बताया सबसे पहले ध्वनि, फिर मैंने बताया वर्ण, फिर शब्द, पद, वाक्यांश और वाक्य। इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है? भाषा का निर्माण होता है। हमारा मूल टॉपिक है शब्द, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज क्योंकि ध्वनि के बारे में जाएंगे तो ध्वनि है उसका विस्तारित रूप आपको पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा है, आपके लेवल की नहीं है। क्योंकि ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है ध्वनियाँ? दो प्रकार की होती है। बताओ कौन कौन सी ध्वनि? बताओ ध्वनि कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। दो ध्वनियाँ होती हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्यंजनों के बारे में, जो आपके कोर्स में नहीं है। तो आपके जो कोर्स वाली चीज़ है वो क्या है? शब्द। क्या है? शब्द। तो आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द। क्या पढ़ेंगे? शब्द। शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस है उसमें शब्द है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद है, वो रूप परिवर्तन के आधार पर। इधर देखो बोर्ड की तरफ। रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद, ये आपका टॉपिक है। अब बताओ रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। दूसरा क्या है? अविकारी। अब मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है। विकारी, जहां विकार पैदा हो, विकार पैदा हो, विकार बदलना, विकार पैदा होना माने बदलना, मूल चीज से बदलना। तो जहां शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जहां शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी। वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वे शब्द
जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी। देखो कैसे, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, जैसे लड़का स्कूल जाता है। लड़का क्या है कि शब्द, और मैंने लड़का की जगह क्या कह दिया? लड़की। स्कूल जाता की जगह क्या जाएगा? जाती। चेंज हो गया। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। किसके अनुसार? लिंग। लड़का स्कूल जाता है एक वचन, लड़के स्कूल जाते हैं बहुवचन। तो जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और अविकारी शब्द होते हैं उन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो न तो लिंग के अनुसार बदलते हैं, न वचन के अनुसार बदलते हैं, न ही कारक के अनुसार बदलते। जैसे मैं बीच में एक उदाहरण बता रहा हूं, अविकारी शब्द जिसको अव्यय भी बोलते हैं, जैसे रमा धीरे धीरे चलती है। अब रमा लड़की है, रमा की जगह क्या आ जाएगा? मोहन आ गया। क्या आ गया? मोहन धीरे धीरे चलता है। बताओ ये धीरे धीरे शब्द बदल रहा है क्या? तो ये धीरे धीरे शब्द क्या है? ये अविकारी है, ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय। ये क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी एक रीतिवाचक, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। ये बाद में बताऊंगा मैं आगे, परंतु पहले मैं आपको विकारी और अविकारी के बारे में बता रहा हूं कि विकारी तो वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, अविकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते। अब ये बात करेंगे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और उनका विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द, विकारी शब्द होता है नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और चौथा क्या है? क्रिया। ये 4 विकारी शब्द हैं जो किसके अनुसार बदलते हैं? ये लिंग के अनुसार भी बदलते हैं, ये वचन के अनुसार भी बदलते हैं, ये कारक के अनुसार भी बदलते हैं। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया कि निम्न में से विकारी शब्द है। उदाहरण दे दिया, नंबर 1 में संज्ञा, ब में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। आप क्या करोगे इसमें? संज्ञा। ये आपको पता है, तब मैंने बता दिया, आपको पता लग गया कि विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 होते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है? नाउन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे किसकी? संज्ञा। क्या है संज्ञा? किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। क्या है? संज्ञा। इस धरती पर हर चीज क्या है? संज्ञा। ये बोर्ड है संज्ञा है, ये पेन है संज्ञा है। अब इसका विभाजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है, क्योंकि हर चीज को हम संज्ञा, ये कहेंगे कि संज्ञा खड़े हो, संज्ञा को लेकर आओ, संज्ञा इधर आओ। तो इसका विभाजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो विभाजन के आधार पर संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। नाउन कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहां किसी व्यक्ति विशेष क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम। जहां किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, किसी वस्तु विशेष का नाम, स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष का नाम का बोध हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कहाँ होती है? एक बार जातिवाचक मिटा दूं तो व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो मैंने क्या लिखा? जहां व्यक्ति विशेष का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। जहां व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, किसी विशेष वस्तु का नाम, स्थान विशेष का बोध हो, स्थान विशेष का बोध हो, बोध मानी जानकारी, पता लगे, वहां कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने बोल दिया राम, श्याम, मोहन, किसी का भी नाम बोल दिया तो वहां किसी का नाम आ गया तो कौन सी संज्ञा आएगी? व्यक्ति। मैंने किसी का नाम बोल दिया राहुल, तो गुरुजी राहुल तो खूब होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, परंतु जैसे ये राहुल इस क्लास में बैठने वाला, इस गांव का, इस माता पिता का, इस धरती पर ये अकेला राहुल मिलेगा? नहीं मिलेगा क्या? तो ये नाम तो एक जैसे खूब मिल जाते हैं, परंतु वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वैसा कोई धरती पर दूसरा नहीं। उदाहरण के तौर पर सीधी सी बात है, जो धरती पर एक होता है, जो धरती पर एक होता है, वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने किसी का नाम बोल दिया मोहन, तो गुरुजी कहते हैं वो मोहन तो खूब होते हैं, परंतु वो मोहन जिसकी तरफ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, उस गांव का मोहन, उस माता पिता का मोहन, वो मात्र एक ही मिलेगा। ऐसा उस गांव का एक जैसे माता पिता कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए किसी व्यक्ति का नाम आता है, वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वस्तु का नाम, जैसे मैंने बोल दिया रामायण, मैंने क्या बोला? रामायण। रामायण ये तो है नहीं कि बहुत सारी होती हैं, एक ही है। मैंने बोल दिया महाभारत, मैंने बोल दिया गीता, मैंने बोल दिया बाइबिल, मैंने बोल दिया कुरान। ये सब क्या है? किसी एक विशेष वस्तु या एक विशेष पुस्तक की ओर इशारा करती हैं। वहाँ कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। मैंने बोल दिया ताजमहल, एक है ताजमहल। कोई आपका ग्रह बना ले, वो कहते भाई हमारा भी ग्रह ताजमहल है, तो वो जैसे ताजमहल की नकल पर कोटा में वो उसकी मिनीचर बनाई गई है, उसको हम ताजमहल नहीं बोलेंगे। जो आगरा में यमुना नदी के किनारे है, उसी ताजमहल की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो ताजमहल है, लाल किला है, राम मंदिर है। जैसे मैंने कहा राम मंदिर तो खूब होते हैं गाँव में, परंतु जो अब अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो क्या है? एक। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का, जैसे स्थान है, जैसे झुंझुनू नाम है, तो ये झुंझुनू इस डिस्ट्रिक्ट, जो इस राज्य का, स्टेट का झुंझुनू, या पूरे विश्व में ये झुंझुनू अकेला अपना अलग वजूद रखता है। इसलिए इस शहर का नाम क्या है? झुंझुनू। तो ये भी कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। मैंने कहा गुरुकुल एकेडमी, झुंझुनू,
और इसका मैंने एड्रेस बता दिया, इस एड्रेस पर तो यही अकेली है। तो जहाँ किसी पर्टिकुलर नाम आ जाए, किसी विशेष वस्तु का या स्थान का जहाँ नाम आए, वहाँ कौन सी संज्ञा आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यह ध्यान में रखना। जातिवाचक क्या होती है? समूह का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा है, किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है। जैसे मैंने कहा लड़का, यह लड़का में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। मैंने कहा गाय, गाय में कौन सी संज्ञा है? और मैंने कहा कामधेनु, व्यक्तिवाचक। एक गाय जो स्पेशल अपना अलग स्थान रखती है तो वह कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। मैंने कहा शहर, जातिवाचक। और मैंने कहा झुंझुनू, व्यक्तिवाचक। झुंझुनू क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि शहर का नाम आ गया। मैंने कहा राज्य, जातिवाचक। मैंने कहा राजस्थान, अरे राजस्थान तो व्यक्तिवाचक है, ये थोड़ी कि राजस्थान बहुत है, एक है राजस्थान। मैंने कहा भारत, व्यक्तिवाचक। और मैंने कहा देश, जातिवाचक। ये ध्यान रखना है कि जहाँ समूह का बोध हो, एक से ज्यादा हो, वहाँ तो क्या होती है? जातिवाचक। और जहाँ कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी पर्टिकुलर खास एक हो या किसी खास का बोध हो तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इनके बारे में विस्तार से बताने जरूरी नहीं है, आप समझ चुके हो कि व्यक्तिवाचक क्या होती है और जातिवाचक क्या होती है। जातिवाचक क्या होती है? समूह, जहां समूह का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा कहाँ होगी? जहां समूह का बोध हो। समूह जाने, जैसे मैंने लड़का नाम बोला रवि या मोहन तो व्यक्तिवाचक हो गया, और रवि या मोहन क्या है? लड़का, तो कौन सा हो गया? जातिवाचक। मैंने क्या बोला? झुंझुनू शहर का नाम बोला तो कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक। मैंने शहर बोल दिया तो कौन सा हो गया? जातिवाचक। मैंने गाय बोल दिया तो जातिवाचक। मैंने कामधेनु बोला तो व्यक्तिवाचक। मैंने पुस्तक बोला, जातिवाचक। मैंने रामायण बोला, व्यक्तिवाचक। रामायण भी एक पुस्तक है, परंतु एक खास विशेष वस्तु है। समझ गए ना? अब देखो, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, और कई बार जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। इसके बारे में बताऊंगा मैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? जातिवाचक संज्ञा जहां समूह का बोध हो, जहां समूह का बोध, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह का किसी का बोध हो, विशेष नहीं होना चाहिए। जहां समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, वहां जातिवाचक संज्ञा होती। समूह का बोध है, जैसे उदाहरण के तौर पर है, जैसे गाय, शहर, राज्य, पुस्तक, ये सब क्या हो गए? बच्चा। ये सब क्या हो गए? जातिवाचक। समूह का बोध हो, वहां कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर कराऊंगा। कुछ संज्ञा ऐसी हैं वो दिखने में जातिवाचक संज्ञा जैसी लगती है, परंतु वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा लगती हैं और वो जातिवाचक संज्ञा होती है। मेन चीज ये है, मेन पॉइंट ये है, ये पढ़ेंगे बोर्ड की तरफ देखो, ये तो सब बता दोगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये 8वीं, 5वीं, 4वीं तक सबको आता है, परंतु आपको मैं 2-4 उदाहरण बता रहा हूं, उसके तरफ आप गौर करो, ध्यान दो।
मैंने लिखा आज देश में जय चंदों की कमी नहीं है, जय चंदों की कमी नहीं है। अब मैंने लिख दिया जयचंद में कौन सी संज्ञा है? अब कदो सर इसमें तो जयचंद व्यक्ति का नाम आ गया, इसमें व्यक्तिवाचक नहीं है, इसमें क्या है? जातिवाचक। क्योंकि यह शब्द है वे एक देशद्रोही के रूप में रूढ़ हो गया है, इसलिए यहां कौन सी संज्ञा आ गई? जातिवाचक। मैंने कहा कि नारद जी, नहीं नारद जी क्यों लगाऊं, नारद इधर आ रहा है, नारद इधर आ रहा है। अब ये नारद किसके लिए आ गया भाई? नारद ये तो है नहीं कि यमलोक से इधर आ रहे हैं, नारद जी देवता वो तो है नहीं, कोई चुगलखोर आ रहा है कि जो चुगली बिठा के जाएगा भाई, क्या कहते हैं नारद आगे, गांव में नहीं कहते ऐसा कि वो नारद आगे द्वार बिठा जाओगे, है ना? तो भाई एक दूसरे को लड़ाने वाला नारद होता है, लड़ाने का काम करता है। तो नारद इधर आ रहा है, तो इसमें नारद ये मुनि नारद नहीं है, उसके भाई उसके अवगुणों की तरफ इशारा किया गया है, इसलिए यहां नारद में क्या आएगी? जातिवाचक संज्ञा। समझ गए? आप बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, मैंने क्या कहा? आप बड़े हरिश्चंद्र ही बनते हो, तो बताओ हरिश्चंद्र में क्या आएगा? जातिवाचक व्यक्तिवाचक? ये बताओ मेरे को, आप बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, जातिवाचक। वो सत्य हरिश्चंद्र के लिए इशारा नहीं होता है, आप बड़े हरिश्चंद्र मानी बहुत सत्य बोलते यार, बहुत हरिश्चंद्र बनते हो, है ना? आप हमें उसको रूढ़ के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, वहां उनकी सत्यता की तरफ उनको ले जा रहे हैं, वो हरिश्चंद्र खुद नहीं है, परंतु हम उनसे तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहां कौन सी संज्ञा आ जाएगी? जातिवाचक। ये ऐसे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे प्रतीत हो रहे हैं, और फिर भी यहां क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अब कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं और वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी वो क्या बन जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, नेताजी ने देश की आज़ादी में, नेताजी ने देश की आज़ादी में नेताजी ने देश की आज़ादी में अमूल्य योगदान दिया, अमूल्य योगदान दिया। भाई नेताजी, मैंने पूछा कि नेताजी में कौन सी संज्ञा है? अब नेताजी तो खूब होते हैं, परंतु ये नेताजी है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये नेताजी किसके लिए रूढ़ हो गया? सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गया। तो जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, और वहां कौन सी संज्ञा आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये पढ़ने वाली बात है। तो यहाँ नेताजी में कौन सी संज्ञा है? नहीं, आप सोचोगे एक से ज्यादा समूह का बोध होता जातिवाचक होती है। नेताजी भी तो खूब होते हैं कि नेताजी तो अपने घर डांडिया में खूब, नेताजी खूब ही है, नहीं है क्या? कई घोषित नेताजी होते हैं, विधायक बनते नहीं है, फिर भी गांव में उनको विधायक जी, किसी को सरपंच जी, ऐसे बोलते नहीं है क्या?
तो वैसे नेताजी खूब होते हैं, हिसाब से जातिवाचक है, परंतु ये नेताजी है वो किन के लिए रूढ़ हो गया है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गया। तो यहां कौन सी संज्ञा आ गई? तो इस नेताजी में कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई, कई कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसी प्रतीत हो रही हैं और वो क्या बन जाती हैं? जातिवाचक। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो दिखने में तो जातिवाचक संज्ञा जैसे लगते हैं, परंतु वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं और वो कौन सी संज्ञा बन जाती हैं? व्यक्तिवाचक। मैंने लिखा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अब इतिहास का नॉलेज हो गया तो सोचा कि असहयोग आंदोलन तो महात्मा गांधी ने किया था, परंतु मैंने गांधी जी के जैसे ये साहित्य की बात कर रहे हैं, व्याकरण की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। हिसाब से तो गांधी जी में कौन सी होनी चाहिए? जातिवाचक। परंतु यहाँ गांधी जी कौन? गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी। ये गांधी जी शब्द है वो किसके लिए रूढ़ हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी। वरना गांधी तो खूब है भाई, नहीं है कि गांधी? राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी है, फिरोज गांधी है, सोनिया गांधी है, परंतु ये गांधी कौन है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और मोहनदास करमचंद गांधी के लिए ये गांधी शब्द है ये रूढ़ हो गया, इसलिए यहाँ कौन सी संज्ञा है? बोर्ड की तरफ देखो, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला देखो, सरदार ने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पीछे आराम से सर। सरदार ने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एकीकरण में योगदान दिया। चलो महत्वपूर्ण हटा दो। अब ये सरदार कौन है? मैंने पूछा, रेखांकित पंक्ति में संज्ञा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। ये वल्लभ भाई पटेल के लिए सरदार शब्द है ये रूढ़ हो गया, इसलिए ये सरदार जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दो बताई आपको। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का जहाँ बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु विशेष का नाम आ जाए, किसी स्थान विशेष का नाम आ जाए, यह सब व्यक्तिवाचक। और जहाँ समूह का बोध होता है वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। फिर मैंने इसमें दो बातें और बताई कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लगते हैं परंतु होते जातिवाचक है। जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद में कौन सी संज्ञा है? नाम होते हुए भी इसमें जातिवाचक संज्ञा है।
आप बड़े हरिश्चंद्र बनते हो तो इसमें हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, परंतु वो खुद हरिश्चंद्र के लिए नहीं, उनके स्वभाव, उसकी गुणों की तरफ इशारा हो रहा है। तो यहाँ हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा होते हुए भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। नारद जी इधर आ रहे हैं, यहाँ खुद नारद नहीं है, उसके स्वभाव वाला व्यक्ति, नारद जी के स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो आने की तरफ इशारा हो रहा है, इसलिए नारद जी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और फिर मैंने बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में जातिवाचक संज्ञा जैसे लगते हैं, परंतु वो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं, किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं। वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नेताजी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो नेताजी मैंने उसके नीचे रेखांकित किया और रेखांकित शब्द में पूछा तो वहाँ नेताजी कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस। किसके लिए रूढ़ हो गए? सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गए, इसलिए यहाँ नेताजी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो गांधी जी सरनेम है, परंतु ये गांधी जी है वो मोहनदास करमचंद के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए इस गांधी जी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। सरदार ने देश की एकीकरण में योगदान दिया, यहाँ ये सरदार शब्द है, ये वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की तरफ इशारा कर रहा है, ये उनके लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ कौन सी संज्ञा आ जाएगी? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। अब हम बातें करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। मैंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में बता दिया, अब हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। चल रहा है क्या? संज्ञा का तीसरा भेद कौन सा हो गया? मैंने पहले बताया व्यक्तिवाचक, दूसरा बताया जातिवाचक, और तीसरा मैंने बताया भाववाचक। जहां किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? जहां किसी व्यक्ति के गुण, व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था का बोध हो, वह कौन सी हो गई? वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आपको एक मैं नियम बताता हूं कि जहां त्वय, पन, आस, आपा, ई प्रत्यय युक्त शब्द बनते हैं, प्रत्यय युक्त शब्द बनते हैं,
वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा अपनत्व, अपनत्व, अपनत्व क्या होगा? अपने होने का भाव। मैंने कहा लड़का, लड़का से लड़कपन हो गया। मैंने कहा मिठास, मीठा में आस, मिठास, मीठा होने का भाव। मैंने कहा मोटापा, बचपन, लड़कपन। मैंने कहा दूरी, दूरी, दूर से दूरी बढ़ गया, ई लग गया इसमें। आपा, आस, त्वय, पन, इस प्रकार के जो शब्द जहां लग जाते हैं, इस प्रकार के परते, जहां परते जानते हो क्या? शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश जो शब्द में परिवर्तित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो जैसे अपनत्व, अपनापन, लड़कपन, मिठास, मोटापा, दूरी, बचपन, बचपन, ठीक है ना? खटास, खटास हो गया, मिठास हो गया, लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, दूरी हो गई, नजदीकी हो गई, दूरी, नजदीकी। इन सब में क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। जहां अपनेपन का भाव हो अपनत्व, लड़के का लड़कापन का भाव हो लड़कपन, बच्चेपन का भाव हो बचपन। तो जहां त्वपन, आशा, आपा, ई, इस प्रकार के परते से जो शब्द निर्मित होते हैं, वहां कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था का बोध हो, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। जहां त्वपन, आस, आपा, ई इत्यादि वही और भी हैं, परते युक्त शब्द बनते हैं, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। अब देखो, कई बार जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं या भाववाचक संज्ञाएं हैं, वो भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये बता रहा हूं मैं कि भाववाचक संज्ञा भी क्या बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे दूरी है, दूरी कौन सी संज्ञा है? दूरी, दूरी भाववाचक संज्ञा। दूरी क्या है? भाववाचक। और जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। नीचे एक नोट लिखेंगे हम, जैसे दूरी का क्या हो जाएगा? दूरियां। ये दूरियां कौन सी हो गई? जातिवाचक। अब ये दूरी है और दूरी से क्या बन गई? दूरियां। तो एक नोट लगाकर लिखो, नोट, जब जातिवाचक संज्ञा को, जब जातिवाचक संज्ञा को बहुवचन में बतने, जब भाववाचक, जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है, प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा
जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, बन जाती है। उदाहरण के तौर पर ऐसे क्यों कर रहे हो? बातें नहीं रहे, थोड़ी देर की बात है। भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तब वह जातिवाचक क्या बन जाती है? जातिवाचक। उदाहरण जैसे दूरी है, दूरी से क्या होगा? दूरी वैसे कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। और दूरियां क्या हो गई? नजदीक, नजदीकी, नजदीकियां। मजबूरी, मजबूरियां। मजबूरी और मजबूरियां। तो ये सब क्या हो गई? ये सब भाववाचक संज्ञा से क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा बन गई। कई बार द्रव्यवाचक शब्द आ जाए, जैसे घी है, पानी है, तेल है। अगर इन शब्दों को स्वतंत्र रूप से पूछा जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा नाम आ जाए तो ये जो तेल है, चीनी है, पानी है, द्रव्यवाचक शब्द हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अगर इन्हें जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन है और द्रव्यवाचक संज्ञा आ गया और तेल के बारे में पूछ लिया, जैसे तेल में संज्ञा है, ऑप्शन आ गया जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, तो आप इसमें क्या करोगे? द्रव्यवाचक ही करोगे। और ऑप्शन में अगर नहीं है, तेल के बारे में पूछ लिया, जैसे घी के बारे में पूछ लिया कि घी में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो इसमें क्या करोगे? आप जातिवाचक करोगे। क्या करोगे? जाति। और अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में है तो द्रव्यवाचक ही करोगे। तो आज हमारी संज्ञा हो गई। संज्ञा के अंदर मैंने बताया कि संज्ञा क्या है। किसी का नाम है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, इन सब का नाम क्या है? किसी का नाम। संज्ञा क्या है? किसी का नाम। तो मैंने संज्ञा 3 प्रकार की बताई: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक मैंने बताया किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, या जो धरती पर एक है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होती है समूह का बोध, जो एक से अधिक का बोध कराए, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। और जहाँ किसी भी व्यक्ति या वस्तु की दशा, अवस्था आदि का बोध हो, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा। मैंने इसमें मोटी मोटी चीज़ें 2-3 बताई कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, सत्य हरिश्चंद्र बनते हो, या जयचंद्रों की कमी नहीं है, तो नारद इधर आ रहे हैं या नारद ने ये काम किया, तो ये शब्द है नारद है, हरिश्चंद्र है और जयचंद है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी इनमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जैसे नेताजी है, जैसे सरदार है, जैसे गांधी जी है, ये सब हैं। ये जातिवाचक जैसे दिखते हैं, फिर भी इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। तो आज की क्लास संज्ञा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।